मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने लॉक का अध्ययन शुरू किया था। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे आज। और जिस प्रकार हाब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में मानव स्वभाव से उसका चित्रण शुरू करते हैं, मानव स्वभाव, फिर प्राकृतिक अवस्था में कानून, अधिकार, और फिर समझौता कैसे होता है, किन परिस्थितियों में समझौता होता है, उसकी क्या खास विशेषताएं, इनका अध्ययन करेंगे। तो उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत में सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा कि हाब्स ने मानव स्वभाव का जो वर्णन किया, उसमें वो हाब्स मानव को एक स्वार्थी, भयग्रस्त, झगड़ालू प्राणी बताया है। लेकिन लॉक ने हाब्स के विपरीत मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है, उसकी दृष्टि में मानव स्वभाव मूलतः अच्छा, शांतिप्रिय और सामाजिक होता है। उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में सकारात्मक विचार रखे। ऐसे विचार उत्पन्न होने के अनेक कारण थे, जिसमें उनका जो पारिवारिक परिवेश था, जिसमें पिता का स्नेह, मित्रों की सहानुभूति और लॉर्ड एस्ले की कृपा, ये ऐसे परिस्थितियां थी जिससे लॉक को ये विश्वास हुआ कि मनुष्यों में प्रेम, दया, सहानुभूति और इत्यादि के जो हैं गुण स्वाभाविक होते हैं। दूसरा, लॉक की ये धारणा तात्कालिक जो यूरोप की परिस्थितियां थी, उसने भी इसको पुष्ट किया। फ्रांस और हॉलैंड में निवास करने के समय उसने स्वयं देखा कि पुराने युग की राजनीतिक धार्मिक कट्टरता का स्थान अब सहिष्णुता ले लिया था और मानव स्वभाव को दुष्ट, स्वार्थी न समझ जाकर अच्छा माना जाने लगा है। ऐसे ही 1688 की जो रक्तहीन क्रांति हुई, उसने भी लॉक को मानव स्वभाव संबंधी धारणा को बल प्रदान किया। लॉक ने देखा कि इंग्लैंड के निवासियों ने बिना रक्तपात किए एक राजा को उसकी अयोग्यता के कारण राज सिंहासन से हटाकर दूसरे राजा विलियम को उस पर इस आशा से आसीन कर दिया उस पद पर कि वो राज्य के कार्यों को कुशलतापूर्वक करेगा और उनके जो मांगे हैं उनको पूरा करेगा। तो ये कुछ ऐसी पृष्ठभूमियाँ थी जिसके आधार पर लॉक मानव स्वभाव के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, यानी उसको ये मानते हैं। जो उनकी जो पुस्तक है शासन पर 2 निबंध, उसमें भी उन्होंने मानव को विवेकशील प्राणी माना है कि उसमें विवेक का जो गुण है वो प्रधान होता है। इसके अलावा मनुष्य में पारस्परिक सहयोग और सामाजिकता के गुण होते हैं। लॉक मानव समानता पर भी विशेष बल देते हैं। उसने लिखा है कि सब मनुष्य प्राकृतिक रूप से समानता की अवस्था में रहते हैं। प्राकृतिक रूप से सब मनुष्यों की शक्ति, स्थिति, अधिकार समान होते हैं। तो ये लॉक का मानव स्वभाव के बारे में एक विशेष विचार है जो हाब्स के विपरीत है। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी इसकी कर लें कि हाब्स के मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार थे, लॉक के विचार उससे किस प्रकार भिन्न हैं। तो कुछ बिंदु हैं जिन पर हम देख सकते हैं।
स्वार्थी और परोपकारी। हाब्स का जो मनुष्य था वो स्वभाव से स्वार्थी, दुष्ट और संघर्षशील है, जबकि लाक का जो मनुष्य है परोपकारी है, शांति प्रिय है और सामाजिक है। दूसरा है दुष्ट सद्गुणी। हाब्स का मनुष्य दुर्गुणों की खान है, जबकि लाक का मनुष्य अनेक सद्गुणों से ओतप्रोत रहता है। भौतिकतावादी और कर्तव्यशील। हाब्स का मनुष्य पूर्ण रूपेण भौतिकतावादी है। उसके सभी कार्यों का एकमात्र उद्देश्य अपने शरीर को सुख पहुंचाना है। लेकिन लाक का जो मनुष्य है वो कर्तव्य की पुकार को सुनता है और उसकी ओर ध्यान भी देता है। निरा पशु और नैतिक प्राणी। हाब्स का मनुष्य निरा पशु है, लेकिन लाक का मनुष्य नैतिक नियमों को स्वीकार करने वाला और उनके अनुसार आचरण करने वाला प्राणी है। लाक इस बात को स्वीकार करता है कि मनुष्य सदा सच नहीं बोलता, हत्या भी करता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसको सत्य बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। यही ज्ञान उसे पशु से भिन्न और श्रेष्ठ बना देता है। लाक ने माना है कि मनुष्य के सभी कार्यों का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है, दुख का त्याग करना है। ये मानव स्वभाव की वास्तविक प्रकृति है और इसका प्रभाव आगे चलकर हम देखते हैं बेंथम पर पड़ता है, जिसने मनोवैज्ञानिक अहमवादी भोगवाद की व्याख्या की है। इस प्रकार लाक का जो मनुष्य है अच्छा है, दयालु है, परोपकारी है, शांति प्रिय है और सामाजिकता जैसे गुणों से युक्त एक विवेकशील प्राणी है। अब हम दूसरे चरण पे बात करें, एक प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो लाक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो मानव स्वभाव से संबंधित है। उसने हाब्स की तरह ही माना कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य सामाजिक प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसमें समाज तो था, राज्य नहीं। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो राज्य का स्वरूप था, समाज का स्वरूप था, लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं था। डनिंग इस संदर्भ में कहते हैं, और उनके शब्दों को उद्धृत हम कर सकते हैं। डनिंग कहते हैं कि जिस प्राकृतिक अवस्था की लाक के द्वारा कल्पना की गई है वह प्राक सामाजिक के स्थान पर प्राक राजनीतिक अवस्था थी। कहने का मतलब है समाज था, राज्य नहीं था उसमें। लाक का मनुष्य हमने देखा कि स्वभावतः अच्छा है, शांति प्रिय है, परोपकारी है, सामाजिक है, विवेकी है। तो इसलिए प्राकृतिक अवस्था में उसका जीवन भी सुखमय और शांतिमय था। वह आनंद की अनुभूति करता था। उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित थी। प्राकृतिक अवस्था का जो वातावरण था वो संपन्न और शांतिपूर्ण था। स्वयं लाक इस संदर्भ में लिखते हैं, और कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा भी जाता है कि प्राकृतिक अवस्था लाक का कौन सा विचार है, तो उसमें लाक ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। ये 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक अवस्था, शांति की अवस्था, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। लाक की इस प्राकृतिक अवस्था की हम विशेषताओं को यूँ अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ये स्वतंत्रता की अवस्था थी, जिसमें मनुष्य प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के अंतर्गत रहकर जो कार्य चाहे वो कर सकते थे। समानता की अवस्था थी। किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य की तुलना में न तो अधिक अधिकार प्राप्त है, नहीं शक्ति प्राप्त। सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं। वे अपनी क्षमताओं में समान नहीं, लेकिन अधिकारों का उपभोग करने में समान हैं। प्राकृतिक अवस्था पे लाक और हाब्स के विचारों में यहाँ तक समानता है, उसके बाद उनमें अंतर है। और वो अंतर क्या है? जैसा कि हमने मानव स्वभाव के बारे में देखा, वैसे ही प्राकृतिक अवस्था के बारे में यदि देखें
तो प्राकृतिक अवस्था में लॉक और हॉब्स में अंतर है, युद्ध और शांति। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की जो सुंदरता समानता का परिणाम है वो युद्ध है। सब मनुष्यों का सब मनुष्यों से निरंतर युद्ध होता है। हमने हॉब्स पढ़ा जब देखा था कि प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था प्राकृतिक अवस्था मानते हैं हॉब्स, निरंतर युद्ध होता है इसमें। जबकि लॉक का मत इससे विपरीत है, उसकी प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। दूसरा अंतर है कानून नहीं, प्राकृतिक नियम। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था भय, अराजकता, हिंसा और युद्ध की अवस्था है जिसमें कोई कानून नहीं है। दूसरी ओर लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति, सुख, सुरक्षा, एकता की अवस्था है जिसमें प्राकृतिक नियमों का शासन रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्यों में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, पर मनुष्य प्राकृतिक नियमों के द्वारा उनको न्यूनतम रखते हैं। अब इस प्राकृतिक अवस्था में एक खास बात और भी है जो सामान्यतः हमारे जहन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत थी समझौता करने की। तो उसमें कुछ स्पष्ट असुविधाएं थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन शांति में, सुखमय था और ये स्वर्णिम युग की अवस्था थी। लेकिन लॉक के अनुसार मनुष्यों ने प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाओं का अनुभव किया। तो उसमें 3 असुविधाओं का जिक्र लॉक करते हैं कि व्यवस्थापिका नहीं थी, उसमें कार्यपालिका नहीं थी, न्यायपालिका नहीं थी। व्यवस्थापिका नहीं थी मतलब यह है कि उसमें निश्चित कानूनों का अभाव था। प्राकृतिक नियम का जो स्वरूप था वो बड़ा अस्पष्ट था। मनुष्य की बुद्धि में भेद होने के कारण उनके द्वारा उसकी व्याख्या और अर्थ भी अलग अलग हो सकते थे, जिसके बारे में संदेह उत्पन्न हो जाता था और सही स्वरूप का पता लगाना कठिन हो जाता था। तो पहली जो असुविधा थी वो व्यवस्थापिका नहीं थी। दूसरा कार्यपालिका भी नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में दूसरी असुविधा यह थी कि प्राकृतिक नियम की सही परिभाषा करने वाला और उसके अनुसार निर्णय कर उसको एग्जीक्यूट करने वाला, कार्यान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिभाषा अपने ढंग से करता था, उसे अपने ढंग से लागू करता था, तो जिससे संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती थी। एक असुविधा थी, न्यायपालिका नहीं थी वहाँ। प्राकृतिक अवस्था की तीसरी असुविधा, प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए कोई संस्था नहीं थी। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त था। तो इस तरह से जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अभाव में मनुष्य का जो जीवन था वो कष्ट में बदल गया। तो ये इन असुविधाओं को दूर करने के लिए वो मनुष्य जो है समझौते के द्वारा राज्य के निर्माण की सोचते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों की क्या स्थिति थी, उसमें हमने ये पढ़ा कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थी, लेकिन इसका संचालन प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता था जो विवेक पर आधारित थे, नैतिकता के प्रतीक थे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा कि दूसरे से वो अपने साथ चाहता था। वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के अंतर्गत करता था। अब प्राकृतिक नियमों की परिभाषा क्या है, तो इसमें लॉक ने इसके अर्थ को स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक अवस्था पर प्राकृतिक नियमों का शासन होता है और ये नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए बंधनकारी होते हैं। ये तर्क पर आधारित होते हैं। संपूर्ण मानव जाति को ये बताते हैं कि चूंकि मनुष्य सब समान और स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए तथा सब मनुष्यों को एक दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने और शारीरिक क्षति पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। ये नियम संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा और शांति चाहते हैं, इसलिए सब मनुष्यों को इसका पालन करना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में
प्राकृतिक नियमों को प्रत्येक मनुष्य के द्वारा लागू किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों को भंग करने वालों को इतना दंड देने का अधिकार है जितना कि इन नियमों को भंग करने से रोकने के लिए आवश्यक है। अब प्राकृतिक नियम में हाब्स और लॉक में क्या अंतर है, तो उसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि दोनों विचारक मनुष्य को विवेक से संपन्न मानते हैं, लेकिन हाब्स मानता है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग अपनी इच्छाओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के लिए करता है। लेकिन दूसरी तरफ लॉक ये मानता है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग प्राकृतिक नियमों को निश्चित करने के लिए करता है। तो ये उनमें बुनियादी अंतर है। अब प्राकृतिक अधिकार की क्या स्थिति है, तो उसमें कुछ प्राकृतिक अधिकार थे जिसमें 3 अधिकारों की चर्चा लॉक करते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन का अधिकार का मतलब लॉक के अनुसार आत्म सुरक्षा मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है और उसकी समस्त क्रियाओं को प्रेरित करने वाला कोई तत्व है तो वो यही मुख्य तत्व है। इसलिए आत्म रक्षा, आत्म सुरक्षा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन विवेकपूर्ण कार्यों को करता है वे सब उसके विशेष अधिकार हैं। तो पहला अधिकार उनका प्राकृतिक अधिकार जो है वो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी। हाब्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था स्वेच्छाचारिता, लेकिन लॉक इससे असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। लॉक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर इच्छानुसार अत्याचार कर सके तो फिर स्वतंत्र कौन रहेगा। अपने शरीर, कार्य, संपूर्ण संपत्ति की अपने पर लागू विधानों की सीमा के अंदर अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करना और इसी प्रकार दूसरे की स्वेच्छाचारिता के अधीन न होकर अपनी इच्छा का अनुसरण करना स्वतंत्रता है। तो दूसरा उनका प्राकृतिक अधिकार राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक ने संपत्ति के अधिकार का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। संपत्ति के अधिकार से उनका जो अर्थ था वो ये था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह के बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से है। लॉक का ये कहना है कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों द्वारा प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार था, इसलिए संपूर्ण संपत्ति सामूहिक संपत्ति थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तब उन पर उनका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है और मानव श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। लॉक के कथन को हम यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। लॉक कहते हैं कि शरीर पर केवल उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं होता। उसके शरीर का श्रम, उसके हाथों की कृति सही तौर पर उसी की संपत्ति कही जा सकती है। अतः वह जिस वस्तु से उसे अपने श्रम द्वारा प्राकृतिक अवस्था से हटाकर निजी संबंध जोड़ लेता है तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। हम इसको एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्रकृति में पेड़ पौधे लगे हैं, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, सब प्राकृतिक हैं, सबका अधिकार है इसमें। लेकिन कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ करके उस फल को तोड़ लेता है, अपना श्रम उसमें नियोजित कर देता है तो वो फल उसका हो जाता है। तो ये उनका संपत्ति का अधिकार। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हैं: जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ; स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी; और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। धन्यवाद।